हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप इस परीक्षा के काल में अपनी पढ़ाई विधिवत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज का मेरा ये वीडियो संबंधित है क्लास 12th के बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट लेसन वंशागति का आणविक आधार पर, यानी वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उससे महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ जो प्रकरण है वो है जीन अभिव्यक्ति का नियमन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं ओपेरॉन मॉडल। सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि बच्चों जीन का रेगुलेशन आवश्यक क्यों होता है। बच्चों प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उसमें अनेकों जीन्स पाई जाती है। यूकैरियोटिक जीवों में तो थाउजेंड्स ऑफ जीन्स पाई जाती है और इसलिए इन जीन्स का रेगुलेशन या कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही स्वाभाविक चीज़ है। जो जीन आवश्यक होती है उस जीन को उस समय ऑन मोड में रखा जाता है या एक्टिव मोड में रखा जाता है, और अगर वह आवश्यक नहीं होती है तो उसे इनएक्टिव या ऑफ मोड में रखा जाता है। तो यह ऑन और ऑफ का जो सिस्टम है जीन का, इसी को हम कहते हैं जीन का रेगुलेशन या जीन का नियमन। अब ये जीन का नियमन कैसा होता है, यह एक जटिल टॉपिक है। आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा कि जो जीन का नियमन होता है वो कोशिकाओं में अलग अलग लेवल पर पाया जाता है। आप जानते हैं कि जो जीन की अभिव्यक्ति होती है, जीन की अभिव्यक्ति प्रोटीन के रूप में होती है। सर्वप्रथम जो है जीन अनुलेखित होती है एमआरएनए के रूप में, और उसके पश्चात एमआरएनए का अनुवादन होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में, अर्थात प्रोटीन के रूप में। तो ये जो दो प्रक्रियाएं होती हैं प्रोटीन संश्लेषण की, अनुलेखन और अनुवादन या रूपांतरण, इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के मध्य जीन की एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किया जाता है या जीन की अभिव्यक्ति को कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वे कौन कौन से स्तर हैं या लेवल हैं जिन लेवल के माध्यम से जीन की अभिव्यक्ति को कंट्रोल किया जाता है। जीन अभिव्यक्ति के नियमन के विभिन्न स्तर यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अभिव्यक्ति के नियमन के क्या विभिन्न स्तर होते हैं। बच्चों सबसे पहला स्तर उनका होता है अनुलेखन स्तर, या ट्रांसक्रिप्शन लेवल। अनुलेखन स्तर पर जब किसी भी जीन को ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, अनुलेखित कर दिया जाता है, तो इस स्तर पर भी जीन में अनेक प्रकार के ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होते हैं या नियामक तंत्र होते हैं जिनके द्वारा इस जीन को या तो ऑन रखा जाता है या ऑफ रखा जाता है। ऑन कंडीशन में इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए बनेगा, ऑफ कंडीशन में इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो ये तो पहला स्तर है जिसे हम कहते हैं अनुलेखन स्तर। दूसरा स्तर देखते हैं। दूसरा स्तर है एमआरएनए के संसाधन स्तर पर, यानी जो एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, उस समय भी जीन कंट्रोल किया जाता है। और आपने देखा है कि जो संबंधन नाम की प्रक्रिया होती है यूकैरियोटिक जीवों में, जिसको हम स्प्लिसिंग कहते हैं, यानी आपने देखा है कि जो एमआरएनए होता है यूकैरियोटिक जीवों में वो डिवाइडेड होता है एक्सॉन और एंट्रॉन में। एक्सॉन, एंट्रॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। तो जो एक्सॉन होते हैं वो एमआरएनए के वे अनुक्रम होते हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, तो उनको तो मिला दिया जाता है, और जो इंट्रॉन होते हैं उनको अवॉइड कर दिया जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं संबंधन या स्प्लिसिंग। तो स्प्लिसिंग भी एक तरह से जीन कंट्रोल का एक तरीका है, एक लेवल है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा जो स्तर है जीन कंट्रोल का, वो है एमआरएनए के कोशिका द्रव्य
अभिगमन के दौरान का स्तर, मतलब जब mRNA, ये DNA है, DNA का अनुलेखन हुआ mRNA के रूप में, और mRNA अब आएगा कोशिका द्रव्य की ओर। mRNA जब कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेगा तो इस दौरान इसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, इसका ध्रुवीकरण किया जाता है। इसकी 5 प्राइम दिशा में और 3 प्राइम दिशा में कुछ प्रोसेसिंग होती है और उससे इसकी स्टेबिलिटी इसको ग्रांट की जाती है, इसको स्थायित्व प्रदान किया जाता है। तो इस दौरान भी कुछ ऐसे इनके अंदर प्रक्रियाएं होती हैं जो कि जीन कंट्रोल को एग्जिबिट करती हैं, प्रमाणित करती हैं। हालांकि ये हायर क्लासेस के टॉपिक्स हैं, यहाँ पर मैं केवल आपको संक्षेप में बताने जा रहा हूँ। इसके पश्चात जो चौथा लेवल होता है वो होता है रूपांतरण स्तर पर, यानी एट ट्रांसलेशन लेवल। जब जो है mRNA को हम जो है अभिव्यक्त करते हैं प्रोटीन के रूप में या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में, तो इस प्रक्रिया को हम जो है ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस ट्रांसलेशन के दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म पाए गए हैं जो यह प्रूव करते हैं कि स्थानांतरण स्तर पर भी जीन का कंट्रोल या जीन का रेगुलेशन किया जाता है। अब हमारा जो यहाँ पर टॉपिक सेंटर्ड है वो है अनुलेखन स्तर पर कैसे जो है जीन का रेगुलेशन किया जाता है, और यहाँ पर हम अपना जो टॉपिक है वो सेंटर रखेंगे आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोटिक जीवों में। प्रोकैरियोटिक जीवों में यह कैसे होता है, अनुलेखन स्तर पर जीन का कंट्रोल प्रोकैरियोटिक जीव में कैसा किया जाता है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल कोट करेंगे ई कोलाई नाम के जीवाणु का। तो यह तो हमने जीन अभिव्यक्ति के नियमन के विभिन्न स्तर देखे, जिनसे पता लगता है कि कोशिका में अलग अलग लेवल्स पर जीन को कंट्रोल किया जाता है। हम अब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अनुलेखन स्तर पर कैसे जो है जीन की अभिव्यक्ति को नियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, और उसके लिए हम पढ़ेंगे ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपेरॉन मॉडल क्या था और इसके द्वारा हम कैसे जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओपेरॉन मॉडल की हिस्ट्री मैं थोड़ा सा यहाँ पर उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 1961 में दो वैज्ञानिक जैकब व मोनार्ड, जैकब व मोनार्ड 1961 में एक प्रयोग करते हैं एक जीवाणु में। उस जीवाणु का नाम ई कोलाई जीवाणु, इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु, जिस पे वो अपना प्रयोग करते हैं। इस जीवाणु में वो क्या देखते हैं कि इस जीवाणु कोशिका को अगर वो ऐसे कल्चर मीडियम में रखते हैं जिसमें कि लैक्टोज है, मतलब इसको जो है लैक्टोज के वातावरण में अगर पालते हैं इस जीवाणु को, तो इस जीवाणु के अंदर एक विशेष प्रकार का एंजाइम संश्लेषित हो जाता है जिसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज। और ये एंजाइम जब संश्लेषित होता है तो ये एंजाइम फिर अपना कमाल दिखाता है और इस लैक्टोज के पाचन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ये जिम्मेदार होता है एंजाइम। इसको तोड़ देता है ग्लूकोज व गैलेक्टोज में। आप जानते हैं कि लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि दो मोनोसैकेराइड्स का बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम होता है यह लैक्टोज की उपस्थिति में सिंथेसाइज्ड होता है या बनता है इस ई कोलाई की कोशिका में, और इस लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अर्थात यह एंजाइम इस लैक्टोज का पाचन का कार्य करता है। इसका मतलब लैक्टोज की उपस्थिति में यह एंजाइम बनता है। अगर हम लैक्टोज यहाँ पर पोषक स्रोत के रूप में ना दें, सपोज हम ग्लूकोज यहाँ पर बैक्टीरिया को अगर देते हैं पोषण के लिए, तो फिर ये बीटा गैलेक्टोसिडेज यहाँ पर सिंथेसाइज नहीं होता है। तो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑन एंड ऑफ सिस्टम फॉर दिस जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अर्थात यहाँ पर एक तरह का ऑन और ऑफ टाइप का तंत्र है जो कि लैक्टोज की उपस्थिति में ऑन हो जाता है और लैक्टोज की अनुपस्थिति में ऑफ हो जाता है। और इस तरह से फिर फाउंडेशन पड़ी एक मॉडल की जो इन दोनों वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, जिस मॉडल को हम जानते हैं ओपेरॉन मॉडल।
ओपेरॉन मॉडल, और इसके लिए इनको दिया गया नोबेल प्राइज़ 1965 में। इससे ये पता लगता है कि इनका कार्य कितना महान था, कितना महत्वपूर्ण था, कितना क्रांतिकारी था। चलिए अब इस ओपेरॉन मॉडल को हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे यह कार्य करता है। वास्तव में जो ये ओपेरॉन मॉडल है, ये ओपेरॉन मॉडल किसी एक जीन के लिए नहीं दिया गया जैकोब मोनार्ड के द्वारा। ये ओपेरॉन मॉडल कई जीन के लिए, कई प्रकार के एंजाइम के लिए दिए गए। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा एक ओपेरॉन मॉडल का जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। इसी को आप यहाँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, एक संदर्भ के लिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक दूसरा ओपेरॉन होता है ट्रिप ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन संबंधित है लैक्टोज से, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, और ट्रिप ओपेरॉन संबंधित है एक प्रकार के अमीनो एसिड से, ट्रिप्टोफान, जिसका नाम है ट्रिप्टोफान। हालांकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, इसलिए मैं कंसंट्रेट करूंगा अपने को लैक ओपेरॉन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक ओपेरॉन के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं कि लैक ओपेरॉन क्या है। लैक ओपेरॉन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लैक्टोज से संबंधित जीन का एक नियामक तंत्र है, जीन का एक रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसमें अलग अलग जीन्स आपस में समुच्चय बनाकर या एक कोऑर्डिनेट होकर इस लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो इस लैक ओपेरॉन में कौन कौन सी जीन पाई जाती हैं, इसके क्या क्या अवयव हैं, चलिए उनको देखते हैं। लैक ओपेरॉन में जो सबसे पहली जीन यहाँ पर मेंशन की गई जैकोब मोनार्ड के द्वारा, वो है आई जीन, जो कि एक प्रकार की रेगुलेटरी जीन है। उसके बाद प्रमोटर जीन, उसके बाद ऑपरेटर जीन, और उसके बाद जो संरचनात्मक जीन है उनको यहाँ पर दर्शाया गया। संरचनात्मक जीन यहाँ पर 3 तरह की है, Z, Y एंड A। यहाँ पर डिटेल में थोड़ा समझाना चाहूँगा। आई जीन, इनहिबिटर जीन इसको कहते हैं। यह एक प्रकार की नियामक जीन है, कंट्रोलिंग जीन है ये। इनहिबिटर जीन आई से इसको डिनोट करते हैं, और इसको हम रेगुलेटरी जीन भी कह सकते हैं, रेगुलेटरी जीन भी हम इसको कह सकते हैं। नियामक जीन आई जीन, इसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। पी है प्रमोटर जीन या उन्नायक जीन, प्रमोटर जीन या उन्नायक जीन। उन्नायक अनुक्रम आपने अनुलेखन इकाई में पढ़े हैं, और आपने पढ़ा है कि उन्नायक जीन वो जीन होती है जिससे आरएनए पॉलीमरेज संलग्न होकर ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन को प्रारंभ करने का कार्य करता है। इसके पश्चात है ओ जीन या ऑपरेटर जीन, हिंदी में इसको कहते हैं प्रचालक जीन। प्रचालक जीन या ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन जो ये है, इससे बिल्कुल सटी हुई रहती है और संरचनात्मक जीन के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार होती है। अगर जो है आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर ऑपरेटर जीन इस संरचनात्मक जीन का अनुलेखन नहीं कर पाएगी। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे जब ये ऑन और ऑफ की बात की जाएगी। इसके बाद ये जो संरचनात्मक जीन है ये यहाँ पर मेंशन्ड है, जो कि 3 तरह की हैं, Z, Y और A। तो यहाँ पर मुख्यतः हम देखेंगे कि जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन का मैं हिंदी अर्थ भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लैक प्रचालेक। ओपेरॉन को हम हिंदी में प्रचालेक के नाम से पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। तो IPOZYA ये है स्ट्रक्चर लैक ओपेरॉन का। I यानी इनहिबिटर जीन, P यानी प्रमोटर जीन, O यानी ऑपरेटर जीन, और संरचनात्मक जीन 3 तरह की है, ZYA। संरचनात्मक जीन वो जीन होती है जिनका अनुलेखन होता है और जिनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। IPO जीन का संरचनात्मक जीन से अलग रोल होता है, ये तो रेगुलेटरी या नियामक जीन होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यह लैक ओपेरॉन ऑन और ऑफ कंडीशन में कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैक ओपेरॉन की ऑफ दशा कैसी होती है, किस दशा में ये
ऑफ होता है, किस दशा में ऑन होता है, पहले हम देखने जा रहे हैं लेक ओपेरॉन की ऑफ दशा क्या होती है। फिर मैं यहाँ पर लेक ओपेरॉन को ड्रॉ करूँगा। ये हमारी आई जीन, ये पी जीन, ये ओ जीन, ये जेड, ये वाई और ये ए। ये जो आई जीन है, आई जीन का अनुलेखन होगा। सबसे पहले आई जीन का अनुलेखन होगा और इसका रिस्पेक्टिव एमआरएनए यहाँ पर संश्लेषित होगा अनुलेखन के द्वारा। इसके पश्चात इस एमआरएनए का रूपांतरण या ट्रांसलेशन होगा और इसका एक प्रोटीन यहाँ पर संश्लेषित होगा और इस प्रोटीन को हम नाम देते हैं, एक प्रकार की ये रिप्रेसर प्रोटीन होती है, संदामक प्रोटीन होती है, संदामक प्रोटीन। संदामक प्रोटीन इसके द्वारा संश्लेषित होती है, रिप्रेसर प्रोटीन इसको हम कहते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए, इनहिबिटर जीन का अनुलेखन हुआ, एमआरएनए बना, फिर इसका रूपांतरण हुआ, संदामक प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन बनी। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन संलग्न होती है ऑपरेटर जीन से। ऑपरेटर जीन से ये रिप्रेसर प्रोटीन संलग्न होगी, उससे अटैच होगी, यहाँ पर ये अटैच हो गई। संदामक प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन के ऑपरेटर जीन से अटैच होने के कारण फिर ZYA जो संरचनात्मक जीन है, इनका अनुलेखन बाधित हो जाता है। इनका अनुलेखन बाधित होने का कारण ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसने इस प्रोमोटर जीन से संलग्न होना था, संदामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से संलग्न नहीं हो पाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से संलग्न नहीं हो पाता है तो ना तो Z का अनुलेखन होता है, ना Y का और ना A का। अनुलेखन बाधित। अनुलेखन बाधित होने की वजह से लेक ओपेरॉन की कौन सी दशा हमारे सामने प्रस्तुत होती है? ऑफ दशा। तो ये हमने समझ लिया कि ऑफ दशा किस कंडीशन में लेक ओपेरॉन की हम देखते हैं। अब देखते हैं लेक ओपेरॉन की ऑन दशा। ऑन कंडीशन में क्या स्थिति होती है, वही हम दोबारा यहाँ पर ओपेरॉन को ड्रॉ करेंगे। I, P, O, Z, Y और A। यहाँ पर सेम इनहिबिटर जीन का अनुलेखन होगा और उसका रिस्पेक्टिव एमआरएनए बनेगा। इसके पश्चात इस एमआरएनए का रूपांतरण होगा और बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर या संदामक प्रोटीन यहाँ पर संश्लेषित हो गई है। अब यहाँ पर ऑन कंडीशन कब होगी? लैक्टोज की उपस्थिति में। लैक्टोज उपस्थित। लैक्टोज अगर हम उस जीवाणु को कल्चरिंग के दौरान प्रदान करेंगे पोषक स्रोत के रूप में, तब ये लेक ओपेरॉन ऑन दशा में होगा। अब लैक्टोज यहाँ पर अपना कमाल दिखाएगा। सपोज इस लैक्टोज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लैक्टोज है। ये लैक्टोज संलग्न होगा इस रिप्रेसर से। इस रिप्रेसर से ये जुड़ जाएगा और इस रिप्रेसर को इनएफेक्टिव बना देगा, इसको जो है निष्प्रभावी कर देगा। इस रिप्रेसर के लैक्टोज से बंधित होने के बाद ये रिप्रेसर अपना कार्य नहीं कर पाएगा, ये निष्प्रभावी हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर इस रिप्रेसर के कार्य न करने के कारण P से आरएनए पॉलीमरेज संलग्न हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि अनुलेखन के लिए आवश्यक एंजाइम होता है, वह प्रोमोटर जीन से संलग्न हो जाएगा और प्रोमोटर जीन से संलग्न होने के बाद फिर आगे बढ़ेगा, ऑपरेटर जीन में जाएगा, Z में जाएगा, Y में जाएगा और फिर A में जाएगा। जब वो Z के पास जाएगा तो उसका अनुलेखन होगा, उसका रिस्पेक्टिव एमआरएनए बनेगा। Y के पास जाएगा, उसका रिस्पेक्टिव एमआरएनए बनेगा। A के पास जाएगा, उसका रिस्पेक्टिव एमआरएनए बनेगा। उसके बाद इस एमआरएनए का अनुलेखन होने के पश्चात इसका रूपांतरण होगा, ट्रांसलेशन होगा
और बनेगी प्रोटीन 1, प्रोटीन 2 बनेगी Y के द्वारा और प्रोटीन 3 बनेगी A के द्वारा। यहाँ पर इन प्रोटीन्स का स्पेसिफिक नाम है। जो Z है, Z के द्वारा जो प्रोटीन एक एंजाइम के रूप में कार्य करती है उसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोसिडेज। Y के द्वारा जो प्रोटीन बनती है उसे कहते हैं बीटा गैलेक्टोपरिमेज। और A के द्वारा जो प्रोटीन बनती है उसको हम कहते हैं बीटा गैलेक्टो ट्रांस एसिटिलेज। यहाँ पर एक बार और मैं दोहराना चाहूँगा, ये जो संरचनात्मक जीन है अब इनका अनुलेखन होगा और इनकी रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स यहाँ पर बनेगी। Z के द्वारा जो प्रोटीन बनेगी वो बनेगी बीटा गैलेक्टोसिडेज, Y के द्वारा बनेगी बीटा गैलेक्टोपरिमेज और A के द्वारा बनेगी बीटा गैलेक्टो ट्रांस एसिटिलेज। और ये प्रोटीन जो है वास्तव में एंजाइम के रूप में कार्य करती हैं जो कि लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए या लैक्टोज के पाचन के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पर जो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम या प्रोटीन बनी, इसको मैंने आपको बताया था कि ये लैक्टोज का पाचन करती है और लैक्टोज को विघटित करती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दूसरी जो प्रोटीन बनी है एंजाइम के रूप में कार्य करती है जो, उसे हम कहते हैं बीटा गैलेक्टोपरिमेज। ये लैक्टोज को कोशिका में प्रवेश कराने का कार्य करती है, उसकी कोशिका झिल्ली में परमिएबिलिटी बढ़ाकर उसकी पारगम्यता बढ़ाकर जीवाणु कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बीटा गैलेक्टोपरिमेज प्रोटीन बढ़ा देती है, जिस वजह से लैक्टोज जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश सुगमता से कर पाता है। जो तीसरा यहाँ पर एंजाइम है बीटा गैलेक्टो ट्रांस एसिटिलेज, इसका कार्य अभी तक अज्ञात है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से फिर इस एंजाइम का संश्लेषण होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज का, साथ ही साथ बीटा गैलेक्टोपरिमेज का, और ये दोनों एंजाइम फिर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। तो लैक्टोज की प्रेजेंस पे यह लैक ओपेरॉन ऑन हो जाता है। यहाँ पर लैक्टोज प्रेरक का कार्य करता है, इंड्यूसर का कार्य करता है, और इस लैक्टोज की प्रेरणा के कारण ही, इस लैक्टोज के प्रेरक के रूप में कार्य करने के कारण ही यह लैक ओपेरॉन ऑन दशा में हमें दिखाई देता है। ऑन अर्थात इसकी जो संरचनात्मक जीन है उसका अनुलेखन यहाँ पर हो जाता है, अनुलेखन के पश्चात रूपांतरण होता है और उसकी 3 रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स यहाँ पर संश्लेषित हो जाती हैं। तो मेरा ये लैक ओपेरॉन से संबंधित जो वीडियो था, आशा है आपको मैं सरल रूप से समझा चुका हूँ, और इस कोविड के काल में मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के द्वारा आपको अपनी स्टडी में, आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में सहायता मिल रही होगी। और मैं अपनी ओर से आपको विश करता हूँ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।